हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के व्याख्यामूलक प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। गबन उपन्यास की पूरी कहानी को मैंने अपने चैनल में 4 भागों में प्रस्तुत किया है। गबन उपन्यास का पार्ट 1 और 2 सेमेस्टर 1 के लिए तथा 3 और 4 सेमेस्टर 2 के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 सेमेस्टर 2 के सिलेबस में गबन उपन्यास के अध्याय 27 से अंत तक की कहानी को शामिल किया गया है, जिसे मैंने अपने चैनल पर पार्ट 3 और 4 में प्रस्तुत किया है। क्लास 11 सेमेस्टर 2 के हिंदी के एग्जाम में इस भाग से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में हम अध्याय 27 से अंत तक की कहानी से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास के 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। पहली पंक्ति, तुम्हें मैं न जाने दूंगा, कहीं फंस जाओ तो बस। पंक्ति कौन किससे कहता है, कहाँ और क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है? उत्तर है पंक्ति देवी दीन रमानाथ से कहता है। रमानाथ ने प्रजामित्र के अखबार में छपे शतरंज के नक्शे को हल कर लिया था, अतः वह प्रजामित्र के दफ्तर में जाकर नक्शा दिखाकर इनाम के पैसे पाना चाहता है, लेकिन देवी दीन पुलिस के डर से उसे जाने से रोकता है। अगली पंक्ति, मैं मर मर कर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। कौन किससे कहता है? पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है और क्यों कहा गया है? उत्तर है यह पंक्ति जग्गू रमानाथ से कहती है। पंक्ति देवी दीन के बारे में कही गई है क्योंकि वह अपने गुजारे के लिए कड़ी मेहनत करती है, जबकि देवी दीन को चरस और गांजे की लत है। कोई भी नशा उससे छूटा नहीं है। अगली पंक्ति, आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। एक और पंक्ति है यहाँ पे, प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है। पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है पंक्ति का वक्ता रमानाथ और श्रोता जग्गू है। जब रमानाथ जग्गू से कहता है कि वह अब से उसी के हाथ का बना खाएगा, तो वह थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वह उससे नीची जाति की है। इस पर रमानाथ उसे समझाता है कि इंसान पाप करने से नीच बनता है, ना कि किसी के हाथ का बना खाने से। प्रेम से मिला भोजन पवित्र होता है और उसे देवता भी खाते हैं। अगली पंक्ति है, मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो कि मैत्री नहीं है। प्रश्न है पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है पंक्ति की वक्ता रतन तथा श्रोता जालपा है। रतन जालपा को कुछ पैसे देने की कोशिश करती है तो जालपा आपत्ति प्रकट करती है और कहती है कि यदि वह उसकी स्थिति में होती तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता जैसा कि वह महसूस कर रही है। इस पर रतन उसे कहती है कि इस दशा में वह उससे भी बेझिझक मांग लेती, क्योंकि मित्रता में परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता, और अगर ऐसी सोच रहती है तो इसका मतलब वहां पर सच्ची मित्रता की भावना नहीं होती। अगली पंक्ति है, मैं मौत से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नर्क में बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक और पंक्ति है यहाँ पर, अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है कि मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। पंक्ति कौन किससे कहता है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पंक्ति वकील इंदु भूषण टीमल से कहते हैं। वकील टीमल से कहते हैं कि उन्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ना ही वह स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखते हैं। अगर मनुष्य का जन्म अच्छे और बुरे स्थान पर संस्कारों के आधार पर होता है तो उन्हें यकीन है कि वह किसी अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। अगली पंक्ति है, एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? उसके मन में शंका क्यों उत्पन्न हो रही थी? उत्तर है पंक्ति से सांकेतिक पात्र रतन है। रतन के मन में शंका उत्पन्न हो रही थी कि उसके पति इंदु भूषण की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरते जा रहा था। रतन उन्हें दवा तो देती थी, लेकिन उसके मन में यह डर बना रहता था कि वकील साहब अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। अगली पंक्ति है, यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले, यही जीवन का अंतिम सूत्र था, यही मोह का अंतिम बंधन था।
पंक्ति में किसे संबोधित किया गया है? अंतिम शब्द क्या थे और किससे कहे गए थे? उत्तर है, पंक्ति में वकील इंदुभूषण को संबोधित किया गया है। वकील साहब रतन से कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि वह उसे इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। उसने रतन के जीवन का सर्वनाश कर दिया है और प्रार्थना करता है कि वह उसे क्षमा कर दे। ये वकील साहब के अंतिम शब्द थे। अगली पंक्ति है, जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या है? वह तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कारण ढूंढ लेती है। पंक्ति में किस दंड के बारे में कहा गया है? पंक्ति कौन, किससे और कब कहता है? उत्तर है, वकील इंदुभूषण का साथ रतन के हाथ से छूटता जा रहा था। यहाँ इसी दंड के बारे में कहा गया है। वकील साहब की हालत खराब होते देख रतन निराश हो जाती है और जालपा को पत्र लिखकर अपने दुर्भाग्य के बारे में उसे बताती है कि भगवान उसे बिना गलती के ही सजा दे रहे हैं और उसका एकमात्र सहारा उससे छीना जा रहा है। अगली पंक्ति है, यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है जहां यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। अनंत यात्रा का विश्राम किसे कहा गया है? पंक्ति का भाव प्रकट कीजिए। उत्तर है, यहाँ अनंत यात्रा का विश्राम मृत्यु को कहा गया है। मृत्यु को जीवन का अंत समझा जाता है, जबकि मृत्यु तो मनुष्य को एक नई अनंत यात्रा की ओर ले जाती है, जिसमें मनुष्य का एक नया उत्थान होता है। अगली पंक्ति है, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, पंक्ति का वक्ता रमानाथ और श्रोता एक मुसलमान पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल को रमानाथ पर शक हो रहा था, अतः वह उससे उसका नाम और पता ठिकाना पूछता है। रमानाथ घबरा जाता है और दुस्साहस के साथ ऐसा कहता है। अगली पंक्ति है, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। पंक्तियों का वक्ता और श्रोता कौन है? पंक्तियां किसके बारे में और क्यों कही गई हैं? उत्तर है, पंक्तियां दरोगा रमानाथ से कहता है। दरोगा रमानाथ को उन क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी शहादत देने के लिए कहता है जिन पर पुलिस वालों ने मुकदमा चला रखा है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वे लोग बेगुनाह नहीं हैं और ऐसा करके वह उन्हें ही सजा दिलाएगा जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगली पंक्ति है, होगा क्या, 50 रुपए ही तो ले जाएगा, दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। अथवा एक और पंक्ति है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। कथन कौन किससे कहता है? वक्ता ने ऐसा किसके बारे में और क्यों कहा है? उत्तर है, कथन रतन जालपा से कहती है। वक्ता ने ऐसा प्रजामित्र अखबार के लिए कहा है। जालपा को संदेह होता है कि प्रजामित्र अखबार वालों ने यदि उसके द्वारा ढूंढे गए शतरंज के नक्शे को ना छापा और इनाम के 50 रुपए हड़प कर लिए तो वह रमानाथ का पता कैसे लगाएगी। इस पर रतन ऐसा कहती है। अगली पंक्ति है, जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने ही हैं। पंक्ति का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, पंक्ति का वक्ता देवी दीन तथा श्रोता जग्गो है। रमानाथ दरोगा के बहकावे में आकर झूठी शहादत देने के लिए तैयार हो जाता है। देवी दीन उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। इस पर निराश होकर देवी दीन लौट जाता है और अपनी पत्नी जग्गो से ऐसा कहता है। अगली पंक्ति है, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। पंक्ति के वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए। पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उत्तर है, कथन की वक्ता जग्गो और श्रोता देवी दीन है। रमानाथ की झूठी शहादत से कई निर्दोष लोगों को सजा होने वाली थी और रमानाथ ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा था। अतः जग्गो कहती है कि इंसान की अच्छाई और बुराई उसी के साथ रहती है। दुनिया में सभी मतलबी है और कोई किसी का हित नहीं करता। अगली पंक्ति है, जो कल उसका था उसकी ओर आज आंखें उठाकर भी वह नहीं देख सकती। पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पंक्ति से सांकेतिक पात्र रतन है। जब वकील साहब जीवित थे तब उनकी संपत्ति पर रतन का अधिकार था, लेकिन मणिभूषण ने उनके मरते ही
बड़ी ही चालाकी से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी और रतन को उसके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया था। अगली पंक्ति, दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती है न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसी ही हूँ। अथवा एक और पंक्ति है, जो अपना पेट भी ना पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों का बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं है। पंक्ति कौन किससे कहता है? वक्ता ने ऐसा क्यों और कब कहा है? उत्तर है, पंक्ति रतन मणिभूषण से कहती है। मणिभूषण बड़ी ही चालाकी से वकील इंदुभूषण की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और रतन को उसके अधिकारों से वंचित कर देता है। फिर वह उसके गुजारे के लिए कुछ पैसे उसे देने का आग्रह करता है। तब रतन उससे कहती है कि उसे किसी की दया की आवश्यकता नहीं, वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकती है। अगली पंक्ति है, मगर ऐसा कानून बनाया किसने है? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? पंक्ति का वक्ता कौन है? पंक्ति में किस कानून के बारे में कहा गया है? उत्तर है, पंक्ति की वक्ता रतन है। मणिभूषण धोखे से वकील इंदुभूषण की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और रतन से कहता है कि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है और उनका परिवार कभी अलग हुआ ही नहीं। यहाँ इसी कानून के बारे में कहा गया है जो उस समय की कानून व्यवस्था की कमी को प्रकट करता है। अगली पंक्ति है, मैं दया की भिखारिणी न बनूंगी, तुम इन चीजों के अधिकारी हो, ले जाओ। पंक्ति कौन किससे कह रहा है? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, ये पंक्ति रतन मणिभूषण से कहती है। जब मणिभूषण ये साबित करता है कि वकील साहब की संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी वो है, रतन का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, तब वह उसकी दया या भीख लेने से मना कर देती है। वह उसके लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था करना चाहता है, लेकिन वह उससे भी मना कर देती है। अगली पंक्ति है, इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य ना थी। पंक्ति में सांकेतिक पात्र कौन है? पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उत्तर है, पंक्ति में सांकेतिक पात्र रमानाथ है। जालपा के द्वारा निंदा किए जाने पर रमानाथ जज साहब को सब कुछ सच सच बता देने का निश्चय करता है, लेकिन फिर उसके मन में हिचकिचाहट उत्पन्न होती है कि सबको सब सच पता चल गया तो उसकी बड़ी निंदा होगी और वह सबकी नजरों में अपराधी बन जाएगा। यहाँ इसी संदर्भ में कहा गया है। अगली पंक्ति है, उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया है। उसने से सांकेतिक पात्र कौन है? 15 परिवार कौन से थे? उन्हें किस प्रकार अभय दान मिला? उत्तर है, उसने से सांकेतिक पात्र जालपा है। 15 परिवार उन देशभक्त क्रांतिकारियों के हैं जिन्हें पुलिस ने झूठे अभियोग में फंसाकर मुकदमा चलाया था। जालपा ने रमानाथ का सही मार्गदर्शन कर उसे अदालत में सब कुछ सच सच बताने के लिए प्रोत्साहित किया। रमानाथ की गवाही से वे लोग निर्दोष साबित हुए और उन्हें आजाद कर दिया गया। इस प्रकार जालपा उन्हें अभयदान प्रदान करती है। अगला प्रश्न, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी, कथन किसका है? श्रोता की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पंक्ति रमानाथ ने कही है। श्रोता जालपा है, वो बहुत दुखी है क्योंकि वह जोहरा को बचा नहीं पाई, अतः उसका मन शोक और लज्जा से भरा हुआ है। अगली पंक्ति है, न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। सांकेतिक व्यक्ति का चरित्र पहले कैसा था? संदर्भ सहित पूरी घटना बताइए। सांकेतिक व्यक्ति जालपा है, जो पहले बहुत ही हंसमुख, स्वाभिमानी तथा चंचल थी। हावड़ा ब्रिज से गुजरते हुए रमानाथ की नजर जब जालपा पर पड़ती है तो वह यह देखकर अचंभित होता है कि जालपा के चेहरे पर पहले जैसी चमक, लावण्य तथा चंचलता नहीं रह गई थी। वह एक मलिन सी दुखियारी स्त्री लग रही थी। यह देखकर रमानाथ को पश्चाताप होता है। और अब अंतिम पंक्ति, सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। उसका से सांकेतिक पात्र कौन है? सात्विक जीवन किसे कहते हैं? उत्तर है, उसका से सांकेतिक पात्र रमानाथ है। सात्विक जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जो छल कपट से दूर हो,
तथा जिसमें व्यक्ति सत्य की राह पर चलते हुए अपने दायित्वों को पूरा करे। लेकिन रमानाथ ने कभी भी ऐसे जीवन का अनुसरण नहीं किया। तो यहीं पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिएगा।